अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग आज के लेक्चर के अंदर थोड़ा सा मेथड डिस्कस करेंगे कि हम लोग किसी प्रॉब्लम का किसी प्रॉब्लम का हम लोग मैथमेटिकल मॉडल किस तरह से बना सकते हैं। फॉर दैट से एक हमारे पास सबसे पहले बुक की जो प्रॉब्लम डिस्कस की हुई है वो रेडियो एक्टिविटी है। सो हम लोग जो है ना रेडियो एक्टिविटी को थोड़ा सा उसके कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसकी जो मैथमेटिकल मॉडल है उसको ड्राइव करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियो एक्टिविटी के लिए हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स फाउंड हुए हैं, उनको हम लोग न्यूक्लियॉन्स का नाम देते हैं, जस्ट लाइक न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। सिमिलरली हमें पता होना चाहिए क्योंकि रेडियो एक्टिविटी के अंदर हमारे पास जो प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन होती है उसमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं, जिस वजह से मैं जस्ट उनको डिफाइन कर रहा हूँ। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जो तादाद होती है उसको हम लोग एटॉमिक नंबर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो सम होता है उसको हम लोग मैस नंबर का नाम देते हैं। इसके अलावा आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन अगर उनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट हो, यानी कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो तादाद है वो डिफरेंट हो फॉर मास नंबर, तो देन वो जो पार्टिकल्स होंगे उनको हम लोग आइसोटोप्स का नाम देंगे। और न्यूक्लियाइड इटसेल्फ जो एक एटम होता है उसको हम लोग न्यूक्लियाइड का नाम बोलते हैं। बेसिकली रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? किसी भी न्यूक्लियस की जो स्पॉन्टेनियस डिकम्पोजिशन है इनटू अनदर न्यूक्लियस, और उसके अलावा बाय प्रोड्यूसिंग वन और मोर अदर पार्टिकल्स, वो जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी का नाम बोलेंगे। मतलब एक जो एटम है अगर वो डिकम्पोज हो रहा है अदर न्यूक्लियस के अंदर, और इसके अलावा वो डिकम्पोज होते वक्त तो कुछ एडिशनल पार्टिकल्स भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो देन उस प्रोसेस को हम लोग रेडियो एक्टिविटी का नाम देंगे। जो न्यूक्लियर इक्वेशन होती है उसमें हम लोग सम सॉर्ट ऑफ कुछ इस तरह से मेंशन करते हैं कि एक जो न्यूक्लियस है वो ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी किसी दूसरे न्यूक्लियस में जा रहा है और साथ कोई ना कोई एडिशनल पार्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है, जैसा कि हमने उसकी डेफिनेशन के अंदर डिस्कस किया है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को बाउंड करके रखती है न्यूक्लियस के अंदर, और जो इसके अलावा वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है वो बेसिकली रेडियो एक्टिविटी को राइज करती है, जो कि इंडिविजुअल न्यूक्लियंस के दरमियान में होती है। ठीक है। सो नेक्स्ट जो है, जब रेडियो एक्टिविटी अकर करती है तो उसके कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसमें हम हमारे पास बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन हो रही होती है। उसका रिलेशन जो है जो रेडियो एक्टिविटी इक्वेशन सामने दी हुई है। सिमिलरली जब पॉजिट्रॉन प्रोडक्शन हो रही होती है, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन कैप्चर, यानी कि कोई एक न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके किसी और पार्टिकल में डिके कर रहा होता है। सो सिमिलरली अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम न्यूक्लियस की जो प्रोडक्शन है, एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल दूसरे में जा रहा है और साथ वो क्या कर रहा है, हीलियम न्यूक्लियस प्रोड्यूस कर रहा है, हीलियम पार्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है। इसके अलावा गैमा रे प्रोडक्शन है, जब एक पार्टिकल बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम समवेयर वो क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट से या एक्साइटेड स्टेट से वो वापस ग्राउंड स्टेट में आता है, या ग्राउंड स्टेट से वापस एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो देन वो क्या करता है, एक एनर्जी कंज्यूम करता है, ऑब्जॉर्व करता है। उस एनर्जी को हम लोग गैमा रे का नाम बोलते हैं। या इन अदर सेंस आप ये कह सकते हैं कि जब एक्साइटेड स्टेट से वो वापस ग्राउंड स्टेट के अंदर आ रहा होता है तो वो क्या करता है, एक गैमा रे प्रोड्यूस करता है बाय लूजिंग सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी। और हम लोग इनको मेजर किस तरह से कर सकते हैं कि कब जो है रेडियो एक्टिव डिके हुआ है तो कौन सा पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ है। अगर हम लोग रेडियो एक्टिव मटीरियल के सामने पेपर रख दें और आगे हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलता, तो इसका मतलब है उसने अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस किया था, जो कि पेपर से ही क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। फिर उसके बाद अगर आपके पास सपोज करें कि यहाँ पे बीटा डिके हो रहा है, यानी कि बीटा रे प्रोड्यूस हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, जो है बीटा किसकी मदद से रोका जा सकता है, एल्यूमिनियम की अगर आप एक लेयर सामने रख दें तो अल्फा तो पेपर से ब्लॉक हो जाएगा, बीटा जो है वो जो है एल्यूमिनियम से ब्लॉक हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर आपने सपोज करें गैमा रे जो प्रोड्यूस हो रही है उनको अगर ब्लॉक करना है
तो देन उनको हम लोग एक जो है ना जो थिक आयरन प्लेट है उसकी मदद से अगर उसको हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर न्यूट्रॉन रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही हैं तो देन उनको हम लोग एक ऐसे बॉक्स की मदद से रोक सकते हैं जिसके अंदर आपके पास कोई वाटर मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। सो बेसिकली इस स्लाइड के अंदर मैं जस्ट ये शो करना चाह रहा हूँ कि ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी इस तरह के 5 प्रोसेस अगर कर सकते हैं। उन प्रोसेस के दौरान जो ये पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं या रेज प्रोड्यूस हो रही होती हैं, उनको हम लोग किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। इन द पैसेज ऑफ दीज रेज हम लोग उनकी डिटेक्शन कर सकते हैं कि कब अल्फा पार्टिकल डिके हो रहा है, अल्फा पार्टिकल डिके हुआ है, या बीटा या गामा या न्यूट्रॉन रेडिएशन वहाँ से एमिट हो गई हैं। सो बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स हम लोग क्या कर सकते हैं, उनकी डिटेक्शन कर सकते हैं। सो जो नेक्स्ट है सिमिलरली रेडियो एक्टिविटी के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हाफ लाइफ का। हाफ लाइफ से ये नहीं मुराद के जो है ना उनकी आधी ज़िंदगी कितनी है, यानी कि रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है उनकी आधी ज़िंदगी कितनी है। ये इसका मतलब कंसेप्ट ये है कि वो टाइम जिसके अंदर जो है ना जितना भी आपको रेडियो एक्टिव मटीरियल दिया गया था उसमें से जो हाफ मटीरियल है वो जो डिके कर रहा है, जितनी टाइम वो डिके कर रहा है वो उसका हाफ लाइफ होगी। मतलब अगर सपोज करें आपने सपोज करें 100 रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को इकट्ठा रखा हुआ है, तो उनमें से अगर 50 जो है वो 12 दिन के अंदर डिके करते हैं तो देन उसका जो हाफ लाइफ होगा 12 दिन होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के अंदर शो किया हुआ है जो ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं उनका जो हाफ लाइफ है वो 12 डेज है। होपफुली आप लोगों को हाफ लाइफ से समझ आ गया होगा। सपोज 100 पार्टिकल्स हैं तो उनका उनमें से अगर 50 डिके कर रहे हैं, जितने दिनों में या जितने टाइम में वो डिके कर रहे होंगे वो उसका हाफ लाइफ कहलाएगा। सो ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं हाफ लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए कि मुख्तलिफ जो डिकेइंग एलिमेंट्स हैं चाहे वो भी फ़िलहाल आइसोटोप्स ही हैं, सो उनका जो हाफ लाइफ है वो अराउंड 20 डेज है। ठीक है। सो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है कि सपोज करें कि इनिशियली आप लोगों के पास ये वाले पार्टिकल्स थे। आफ्टर हाफ लाइफ वो कुछ डिके हो गए और रिमेनिंग जो ब्लैक कलर के बच गए, जो न्यू प्रोड्यूस हुए हैं वो रेड से हैं। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग बचे उनमें से जो हाफ डिके हुए उनमें से डिके होने के बाद न्यू में बन गए। न्यूली जो यहाँ पे शो किए हुए हैं वो रेड के साथ है, और जो ब्लैक हैं वो बेसिकली ओल्ड हैं। यानी कि इन अदर सेंस इनको हम लोग कह सकते हैं कि जो ब्लैक हैं वो पेरेंट हैं और जो रेड हैं वो डॉटर हैं। यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हाफ लाइफ पास होती जा रही है जो पेरेंट्स हैं वो डॉटर्स में हाफ हाफ के मुताबिक कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ठीक है। सो एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी जो दीज लॉज ऑफ नेचर हैं, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसके अलावा न्यूक्लियर नंबर जो है वो कंजर्व रहता है। अगर आप लोग इन रिलेशंस का क्या मुराद है कि अगर आप जब किसी रेडियो एक्टिव प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं, सपोज ये विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन आप एक्सप्लेन करते हैं, तो इस इक्वेशन के अंदर आपके पास ये 5 के 5 लॉज होल्ड करेंगे। यानी कि इसमें एनर्जी अगर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जितनी है तो राइट हैंड साइड के भी ऊपर उतनी ही होगी। इसके लेफ्ट साइड के ऊपर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की तादाद जितनी है, राइट साइड के ऊपर भी नंबर ऑफ न्यूक्लियर नंबर जो है वो भी सेम रहेगा। लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रिक चार्ज और राइट साइड के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज। सिमिलरली एंगुलर एंड लीनियर मोमेंटम भी दोनों साइडों के ऊपर क्या होंगे, कंजर्व रहेंगे। ठीक है। सो होपफुली आप लोगों को अब हमारा ये टॉपिक का हिस्सा नहीं है कि हम लोग ये प्रूव करें कि हाउ एनर्जी विल बी कंजर्व्ड एंड लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम हाउ दिस विल बी कंजर्व्ड। सो फॉर द टाइम बिंग यू मस्ट नो कि ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव प्रोसेस जो ये पांचों लॉज हैं वो तमाम के तमाम क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट जो है, सपोज करें कि आपके पास एट टाइम टी NU नंबर ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियाइज हैं जो कि प्रेजेंट हैं सैंपल के अंदर,
और उनको जो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रहे हैं उसको हम लोग फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि इनका जो बिहेवियर है वो हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें जो टा है वो आपके पास टाइम कांस्टेंट है इस डिके के लिए, इस डिके प्रोसेस के लिए। और जो नॉर्मली हम लोग जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन ड्राइव करते हैं तो वो आपके पास इस चीज़ के इक्वल आता है। यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो आपके पास इस तरह से आएगा। और अगेन जो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है उसके लिए हम लोगों ने मैथमेटिकल मेथड के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेथड्स डिस्कस किए हुए हैं। सो हमारा ये पोर्शन नहीं है कि हम लोग उसको ड्राइव करें फॉर द टाइम बिंग हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एन यू नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो देन उनको जो डिके प्रोसेस है उसको डिस्कस करने के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो आपके पास ये वाली है। और इसमें टाइम कांस्टेंट है और इसके अलावा इसका जो सोल्यूशन होगा वो आपके पास इस चीज़ के इक्वल होगा। सो नेक्स्ट जो है, अगर सपोज करें कि मैम इस एन यू जो कि डिपेंड कर रहा है टी के ऊपर, अब इसकी मैं अगर टेलर सीरीज एक्सपेंशन करूं और फॉर द टाइम भी मैंने डेल टी जो है वो बड़ा स्मॉल रख लिया है कि मैं कंसिडर करता हूं कि मैंने आफ्टर ईच 0.1 सेकेंड के बाद जो है ना वो चेक करना है कि कितने पार्टिकल्स डिके हुए हैं। ठीक है, तो डेल टी इज कंसिडर टू बी वेरी स्मॉल। जब इसकी टेलर सीरीज एक्सपेंशन करेंगे एन यू ऑफ जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव्स आर डेल टी आ गया, यहाँ पे डेल टी की पावर जीरो थी तो इस वजह से इस चीज़ की पावर जीरो तो वन, डेल टी की पावर वन, डेल टी की पावर टू एंड सेकंड डेरिवेटिव इस तरह से इनके। सो थर्ड टर्म जो होगी 1/3 का फैक्टोरियल d3 बाई डी टी क्यूब एंड एन यू और डेल टी का क्यूब आ जाएगा और हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ डेल टी एंड डेरिवेटिव की आती जाएंगी। और अगर सपोज करें हमारे पास डेल टी जो है वो वेरी स्मॉल है तो देन जो स्क्वायर टर्म होगी वो उसको मज़ीद स्मॉल कर देगी और जो आपके पास क्यूब टर्म होगी या फोर्थ पावर होगी तो वो कंटिन्यूसली वैल्यूज़ क्या होती जाएंगी, बहुत ज़्यादा कम होती जाएंगी और इस वजह से जो उसका जो नेट इफेक्ट होगा अपॉन द इक्वेशन विल बी वेरी स्मॉल। सो इस वजह से हम लोग हायर ऑर्डर टर्म्स को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। सो जो रिलेशन होगा रिमेनिंग रिलेशन हमारे पास इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। नाउ जो आपके पास यहाँ पे डेल टी है यानी कि इसको हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि ये नेक्स्ट टाइम के ऊपर है, ये प्रीवियस टाइम के ऊपर है, यानी कि ये टी प्लस डेल टी है और ये टी टाइम के ऊपर है। सो ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा। नाउ डी एन यू ओवर डी टी हमें जो गवर्निंग इक्वेशन इसकी दी हुई है वो इस चीज़ की इक्वल है। सो इसकी वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास इस डी एन यू ओवर डी टी की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस एन यू टी ओवर टाउ आ जाएगा। सो यूजिंग दिस इक्वेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, डिके प्रोसेस को डिस्कस कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ये आपके पास आइटरेटिव फॉर्म है, यानी कि आइटरेटिव फॉर्म से क्या मुराद है, एज अ लेमैन हमें पता होना चाहिए कि आइटरेटिव फॉर्म से क्या मुराद है कि वो अपनी नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपनी प्रीवियस वैल्यू का सहारा ले रहा है। यानी कि वो अपनी प्रीवियस वैल्यू को यूज़ करते हुए उसमें प्लस माइनस कोई चीज़ करता है और नेक्स्ट वैल्यू को क्या कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। यानी कि टी टाइम के ऊपर जो वैल्यू थी उसमें हम लोग ये चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो नेक्स्ट देन टी प्लस डेल टी के ऊपर उसकी कोई ना कोई वैल्यू आ गई है। इस चीज़ को हम लोग एक और तरीके से भी ड्राइव कर सकते हैं। लेट्स सी कि वो किस तरह से है। सपोज जो हमें जो उसकी गवर्निंग इक्वेशन दी हुई है वो इस चीज़ के इक्वल है। जो डी एन यू है वो बेसिकली स्मॉल चेंज इन एन यू है। एन यू के स्मॉल चेंज से क्या मुराद है, नेक्स्ट टाइम के ऊपर जो वैल्यू है उसको प्रीवियस टाइम के ऊपर जो वैल्यू है उसमें से माइनस कर देंगे तो देन आपके पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम की वैल्यू में से प्रीवियस टाइम की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो वो आपके पास चेंज इन एन यू आ जाएगा। सो डेल टी जो है वो नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, एन यू इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो इधर टेलर सीरीज सीरीज एक्सप्रेशन या फिर एक्सपेंशन या फिर आप लोग डायरेक्ट इस मेथड को भी यूज करते हुए हम लोग कर सकते हैं। बाय द वे ये वाला जो मेथड है इसको हम लोग आयलर मेथड कहते हैं और नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं इसकी हायर ऑर्डर्स के लिए भी डिफाइन कर दूंगा। वो जो पास्कल ट्राइंगल होती है उसको हम लोग यूज़ करते हुए फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से आइडेंटिटी फॉर्म ड्राइव कर सकते हैं। सो अभी आप लोगों ने क्या काम करना है, आपने गार्डिनो की जो बुक है कंप्यूटेशनल फिजिक्स बाय गार्डिनो
उसकी जो आइटरेटिव फॉर्म बनानी है एक्सरसाइज 1.4, 1.5 और 1.6 के अंदर जो उन्होंने डिफरेंशियल फॉर्म इस तरह की दी होंगी, आपने थ्रू दिस मेथड उसकी जो है ना आइटरेटिव फॉर्म यानी किस तरह की फॉर्म बनानी है, जिसको हम लोग बाद में कंप्यूटर के ऊपर इम्प्लीमेंट करके जो इसका बिहाइंड फिनोमेना है उसको भी डिस्क्राइब करेंगे। यानी कि हम लोग यूजिंग दिस इक्वेशन या फिर हम लोग यूजिंग दिस इक्वेशन, ये तो चलें दोनों इक्वेशन सेम होगी। फिर इसके अलावा अगर ये दोनों इक्वेशन जो है ना इसकी ड्राइव्ड हैं, तो देन वो इस इक्वेशन का ये जो सोल्यूशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि ये जो सोल्यूशन की मदद से ग्राफ आएगा प्लस जो वो आइटरेटिव फॉर्म्स हैं उनकी मदद से जो ग्राफ आएगा वो सेम होगा। और वो ग्राफ किस टाइप का होगा, बिल्कुल इस टाइप का होगा। सपोज शुरू में 100 पार्टिकल्स हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू हाफ लाइफ डिके, हाफ लाइफ वो कंटिन्यूसली डिके कर रहे होंगे और एक स्टेज आएगी कि वो तमाम के तमाम पार्टिकल्स डिके कर जाएंगे जो है ना डाटा आइटम्स के अंदर। सो इसमें मैंने थोड़ी सी थ्योरी आप लोगों को एलेबोरेट कर दी है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हम लोग करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन इन टॉपिक्स की आएगी उसको हम लोग सी शार्प का इन्वायरमेंट सीखने के बाद, जो मैं आप लोगों को एक लेक्चर दिया जिसमें सी शार्प के ऊपर प्रोग्राम कैसे बनाना है, देन जो है ना उसमें इनपुट आउटपुट कैसे करनी है, वो मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। जब हमें थोड़ी सी वो नो हाउ हो जाएगी तो देन हम लोग इनके ग्राफ्स वगैरह की तरफ आएंगे। सो फॉर द टाइम बिंग टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और कोशिश करें कि आप लोग क्वेश्चंस बहुत कम पूछते हैं। अगर कोई मसला आता है, कोई भी चीज़ है, जस्ट उस वीडियो के अंदर उसका स्क्रीनशॉट लें और उसको जो है ना क्वेश्चन की फॉर्म में नीचे टाइप कर दें। तो मैं किसी एक ग्रुप के अंदर एक बच्चा जो है वो कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछ रहा है और मैं उसको उसके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर रहा हूँ। और कोशिश करें कि जो क्वेश्चन है वो इन पर्सन ग्रुप से हट के ना करें, आप लोग ग्रुप के अंदर ही पूछें। इसके दो एडवांटेजेस हैं, एक तो आपको के अंदर कर्ज पैदा होगी क्वेश्चन पूछने की, और दूसरा जो आप क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर तकरीबन सब लोगों को मिल जाएगा और उससे सबका फ़ायदा होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि जो इन पर्सन क्वेश्चंस होंगे डायरेक्ट ग्रुप से हट के मैं उनका जवाब नहीं दूंगा, वो आप लोगों को ग्रुप के अंदर ही क्वेश्चन पूछने होंगे। सो होपफुली और कोशिश करें कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे आपको उतनी समझ आएगी, जितना आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे उतनी आपको समझ नहीं आएंगी। बच्चे ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, इनमें हम लोग अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं एज अ टीचर एंड एज अ स्टूडेंट। बट अगर आप लोग थोड़ी सी एफर्ट करें, क्वेश्चन पूछते रहें, काम करेंगे साथ साथ, तो देन आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आएगी। और अगर अगेन मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोगों के लिए प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा हवा था तो आप लोग क्वेश्चन पूछें। अभी देखिए मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है और उससे रेलिवेंट एक या दो बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बाकी इसका मतलब है नो वन इज टेकिंग इंटरेस्ट इनटू दैट प्रोग्रामिंग, और एट द एंड वो ब्लेम करेंगे कि हमें प्रोग्रामिंग नहीं आती। जबकि मैं खुद आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोगों ने जस्ट थोड़ा सा टाइम देना है, साथ साथ छोटा छोटा प्रोग्राम बनाते जाएं। जो भी छोटे से छोटा क्वेश्चन भी आपके जहन में है वो ज़रूर पूछें, जो भी छोटे से छोटा क्वेश्चन है वो आप लोग ज़रूर पूछें, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों और आप एटलीस्ट सिमुलेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। बाय इवन नोइंग कि आपको प्रोग्रामिंग आती है या नहीं आती, इस चीज़ का आपने जहन में आप हवा नहीं बिठा लेना। आप लोग एफर्ट करें, लिटिल बिट एफर्ट करें। आई विल गारंटी यू कि एट द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर आप लोगों को ये जहन के अंदर जो प्रोग्रामिंग हवा है उसकी वजह से सिमुलेशन मसला बनेगी, ये आप लोगों के जहन में नहीं रहेगा। लेकिन कोशिश करें कि क्वेश्चन पूछें, और क्वेश्चन मैं 100% श्योर हूँ वही पूछता है जो घर में बैठ के थोड़ी बहुत एफर्ट करता है। आप वो प्रोग्राम खुद से बना रहे हैं तो इसका मतलब है आप प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब आप वो प्रोग्राम नहीं बनाते तो प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी तो आप क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे, और एट द एंड आपका ब्लेम यही रहेगा कि मुझे तो प्रोग्रामिंग नहीं आती, लिहाजा मैं सिमुलेशन में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। सो अपनी बेहतरी के लिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें। फॉर द टाइम बीइंग टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।